सभी को नमस्कार मेरे बच्चों, देख रहे हो ध्यान से इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को। ये बेस्ट 30 मिनट्स वाली जो क्लासेस है ना, आपके लिए बहुत मजेदार हैं। और मेरे बच्चों, इसी के साथ साथ ये जो वन शॉट क्लासेस भी ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसी बीच इस टॉप 50 और टॉप 100 वाली प्लेलिस्ट को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम आने वाला कंटेंट है। आज की जो चर्चा है हमारी, हम शुरू करने वाले हैं नरेशंस के बारे में। तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चों, नरेशंस आप लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहा है और इसके बेसिस पर कई सारी खूबसूरत कंफ्यूजन भी आपके लिए दी जा रही है। हम इस सेशन में आप लोगों के साथ मिलकर प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस भी बनाएंगे और होमवर्क भी आपको देंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पर हमें ध्यान देना है कि अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखी हुई मिलती है और इसके पास कोई लिसनर नहीं है, तो कभी कभी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टोल्ड के साथ एक लिसनर को एज्यूम किया जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने की कोशिश करते हैं किसी रिपोर्टेड स्टेटमेंट को, तो उसके साथ हम दैट कंजंक्शन का सामान्यतः यूज करते हैं। इसके अलावा मेरे बच्चों, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे सामने स्पीकर है, इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके ठीक बाद हमारे सामने लिसनर, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, और ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, इसके अंदर जो भी हमारे सामने लिखा प्रोनाउन है वो इस स्पीकर या लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यही जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसी के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम दो कैटेगरी के वर्ड्स को भी चेंज करेंगे जो टाइम या नियरनेस को बताते हैं। अब छोटी छोटी बातों के साथ शुरू करते हैं। टाइम या प्लेस को बताने वाले शब्दों को कैसे बदलते हैं मेरे बच्चों? ये केवल तभी होता है जब लिखे हुए सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में देखने को मिलती है। नाउ को देन, टुडे को दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, येस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, अगो, बिफोर, येट, टिल देन। और इसी तरीके से दिस को दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, हेयर आफ्टर, हेंस, देंस, हेंसफोर्थ, देंसफोर्थ, इन सभी को हम चेंज करते हैं। अब मेरे बच्चों, टेंस को चेंज करने की क्या तरीका है? देखो, हमारे सामने अगर लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हमें देखने को मिलती है तो हम क्या करते हैं बेटा? प्रेजेंट सिंपल को सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके अलावा जो फ्यूचर बताने वाले विल शैल है, इनको हम वुड में चेंज कर देते हैं। और जो फ्यूचर परफेक्ट है, तो सर वुड किया चेंज और हैव लगाकर थर्ड फॉर्म साथ में लगा दिया। अब हम शुरू करते हैं सीधे सीधे कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात। मेरे बच्चों, हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में कभी कभी कुछ ऐसी एडवर्ब्स हमें देखने को मिलती हैं जिनको हमें चेंज करना पड़ता है। सेंटेंस के कहीं ना कहीं शुरुआत में, बीच में हमें कभी कभी सर या मैडम, तो ये बताते हैं किसी को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हम इसके लिए रिस्पेक्टफुली एडवर्ब का यूज करते हैं। कभी कभी सेंटेंस में यस देखने को मिलता है तो पॉजिटिवली या इन द पॉजिटिव हम इसके लिए चेंज करते हैं। नो देखने को मिलता है तो नेगेटिवली या इन द नेगेटिव हम चेंज करते हैं। और डियर का मतलब होता है किसी के प्रति प्रेम स्नेह की बात को दिखाना, तो इसके लिए हम यूज करते हैं अफेक्शनेटली। आइए बनाते हैं सवाल नंबर 1 को। द स्टूडेंट सेड मैडम। सबसे पहले हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ये लिखी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इस नाउ को हम पहले देन में चेंज करेंगे। यहां नाउ एज इट इज, यहां नाउ एज इट इज। अब देन दो जगह पर ही हमारे सामने लिखा हुआ नजर आया। अब मेरे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में लेकर जाना है, तो मेरे बच्चों यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट है, यहां भी पास्ट इंडेफिनिट है। आगे हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, सेड और टू को तो चेंज कर देना चाहिए था, है ना मेरे भाई? तो ये भी हमारे सामने नहीं, तो करेक्ट आंसर सिर्फ एक ही बचता है और वो है यहां पर। ठीक है मेरे भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आई सेड यस डियर फादर, आई विल हेल्प यू विद द गार्डन। यहां पर आई सेड अपनी जगह लिखा है फादर, ये हमारे सामने लिसनर है, तो क्योंकि मैंने कहा है तो मेरे ही पापा हुए, इसलिए आई टोल्ड माई फादर। आई रिप्लाइड के साथ टू लिखा है, आई आंसर्ड माई फादर, यहां लिखा आई सेड टू माई फादर। मेरे बच्चों, सेड और टू को तो हमें चेंज कर देना चाहिए, फिलहाल के लिए पॉइंट हमने सस्पेंड कर दिया। अब मेरे भाई, यहां पर अगर यस कहा है तो नेचुरल सी बात है, सामने वाले ने कुछ पूछा होगा जिसका जवाब सामने से आया है क्या? यस। तो मेरे बच्चों, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पर टोल्ड के चांसेस कम हो जाते हैं। अब यहां पर रिप्लाइड और आंसर्ड, रिप्लाई के साथ टू लगाना अपनी जगह नॉनसेंस बन जाती है। आगे देख ले हैं क्या लिखा है भाई?
डियर के लिए लविंगली लिखा है, इस विल रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से इसको वुड में भी चेंज करना था, पूरी तरह से गया। तो अब हमारे पास क्या ही आंसर बचता है मेरे बच्चा, देखो यहाँ पर यस के लिए इन द अफर्मेटिव है, पॉजिटिव अफर्मेटिव एक ही होता है बेटा। डियर के लिए अफेक्शनेटली ठीक लिखा हुआ है, कंजंक्शन के लिए हमारे सामने दैट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो सारी बातों को सेटिस्फाई करता है ऑप्शन सी। अब मेरे बच्चों इन दो क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। He told his sister, उसने अपनी सिस्टर को कहा affectionately that he denies। मेरे बच्चों यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में लिखी है, तो ये डिनाइज क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे सर डिनाइज की जगह डिडाइड होना चाहिए, आगे लिखा है सेलिंग द हाउस, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बात हमारे सामने आ गई है। सवाल नंबर 4 पर आते हैं, द स्टूडेंट स्पीकर है, सेड हमारे सामने रिपोर्टिंग वर्ब है, रिस्पेक्टफुल और आगे क्या लिखा है दैट। अब रिस्पेक्टफुल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रिस्पेक्टफुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। आप सभी लोग जानते हैं कि रिस्पेक्ट अपने आप में एक नाउन है, नाउन के साथ एफयूएल जोड़ने से ये बनता है एडजेक्टिव, इसी के साथ एलवाई अगर हम जोड़ते हैं तो ये बने एडवर्ब। तो मेरे बच्चा यहाँ इस वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब की आवश्यकता है, तो यही पार्ट में गड़बड़ थी। अब मेरे बच्चों ये दो क्वेश्चंस फटाफट से होमवर्क में कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, रूल फॉर चेंजिंग वी इन नरेशन। ये वी है ना, पेपर में बहुत कंफ्यूज करता है और मेरा पूरा यकीन है अब आप इस वी को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। क्यों परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वी किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में 3 तरह की बात करता है। कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस पे स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्पीकर या लिसनर की जगह हमें फर्स्ट पर्सन देखने को मिलता है, यानी कि आई या फिर वी, या फिर अगर मैं कहूं मी या फिर मैं कहूं अस, तो ये इनके साथ लिखा हुआ हमें मिलता है। ठीक है मेरे भाई, और जब ये दोनों के दोनों मिलकर किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसी सिचुएशन में हम वी को स्टैटिक रखते हैं, वी को चेंज नहीं करते। फिर आती है बात हमारे सामने, जब स्पीकर और लिसनर जब आपस में मिलकर किसी काम को नहीं करते, भले ही ये इंक्लूड करता है फर्स्ट पर्सन को, जब मिलकर ये काम नहीं करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा हमारा एग्जामिनेशन आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने आपको कहा, ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन क्या मेरा भी है? आप कहोगे नहीं सर आपका तो एग्जाम नहीं, आप तो पढ़ाने वाले टीचर हैं, समझ रहे हैं, एग्जामिनेशन सिर्फ आपका है। तो ऐसे मामले में हम इस वी को चेंज कर देते हैं, किसमें, दे में। ठीक है जी, ये हो गई दूसरी बात। कभी कभी इसी वी की जगह हमें कलेक्टिव नाउन देखने को मिलता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब स्पीकर की जगह ऐसा शब्द देखने को मिलता है जो ग्रुप ऑफ सिमिलर की बात करता है। अब जब इसके बिहेवियर को हम समझते हैं तो ये नोशनल सब्जेक्ट का काम करता है। अगर ये इकट्ठे मिलकर किसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं तब हम इस वी को हटाकर इट लिखते हैं, और अगर ये अलग अलग उसी काम को एग्जीक्यूट करते हैं डिवाइडेड सेंस, तो हम इसके लिए दे का यूज करते हैं। तो वी को लेकर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर 3 तरीके की अप्रोच होती है, इन तीनों अप्रोच का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे बच्चे पहला सवाल बनाते हैं। कमिटी कलेक्टिव नाउन है मेरे भाई। कमिटी सेड, उन कमिटी ने कहा, वी हैव रीच्ड अ यूनैनिमस डिसीजन। यूनैनिमस का मतलब क्या होता है? यूनैनिमस का मतलब होता है एक मत, यानी कि एक मत होने का मतलब ये एक निश्चित डिसीजन पर पहुंच गए हैं। सभी का जो बिहेवियर है वो कैसा है? आप कहेंगे सर कलेक्टिव बिहेवियर है, कलेक्टिव इन लोगों ने काम किया है। तो मेरे बच्चों कमिटी सब जगह है, सेड सब जगह है, दैट सब जगह पर है, यहाँ पर इट के साथ विल। पहली बात तो रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से यहाँ पर हमें पास्ट परफेक्ट की तरफ जाना होगा, तो मेरे बच्चे ये भी हमारे से गया, और यहां पर हमारे सामने वी के साथ हेड लिखा हुआ है। अब हमारे सामने यहाँ पर वी क्यों लिखा है मेरे भाई? ये तो कलेक्टिव नाउन है, डिस्कशन से बाहर हो गया। अब हमारे सामने जब इकट्ठे मिलकर एक चीज पर पहुंचे तो यूनाइटेड सेंस की वजह से हमें इट की जरूरत है, दे की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है, रवि सेड टू मी वी एज अ टीम विल पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। यहाँ पर हमारे सामने सब जगह पर टोल्ड लिखा है, मी लिखा है, सेड के बाद ये जो दैट लिखा है, कंजंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर इस इंसान ने मुझे कहा है कि हमें टीम की तरह पार्टिसिपेट करना है कंपटीशन में। इसका मतलब क्या करेंगे मेरे भाई? इसका मतलब हम जब किसी भी पार्टिसिपेशन की तरफ जाते हैं तो इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। इकट्ठे मिलकर काम करना होगा जिसमें मैं भी शामिल हूं, रवि भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो दे की हमें जरूरत नहीं है। हमें किस चीज की जरूरत है मेरे बच्चा? इट की भी जरूरत नहीं है, कलेक्टिव नाउन की बात नहीं है। तो रवि टोल्ड मी दैट वी, रवि टोल्ड मी दैट वी, आगे लिखा हुआ है एज अ टीम विल। गड़बड़ हो गई, रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से ये वुड में होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर यहां पर बनता है डी फॉर दिल्ली। आइए बच्चे 2 सवाल और बनाकर देखते हैं। द
द स्टाफ सेड दैट इट वाज नॉट इन अग्रीमेंट अबाउट द प्रपोजल। स्टाफ अपने आप में देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये कलेक्टिव नाउन हो गया है। सेड दैट इट, सर जब इकट्ठे मिलकर ये किसी चीज की सहमति नहीं जता रहे हैं तो इट नहीं, यहां पर हमें दे लगाना होगा और वॉज की जगह वर लगाना होगा। तो कलेक्टिव नाउन के बिहेवियर को आपको देखना होगा, ये इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, सेपरेट हैं। द जूरी स्टेटेड, जूरी ने कहा कि दे हैड रीच्ड अ फाइनल वर्डिक्ट। फाइनल वर्डिक्ट का मतलब है जजमेंट पर पहुंच के इकट्ठे मिलकर, तो सर यहां पर कलेक्टिव नाउन के लिए आप इट का प्रयोग करेंगे। ये 2 सवाल है मेरे बच्चों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलिए मेरे बच्चों चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम लोग यूजुअली क्या लिखते हैं, आस्क। आस्क का कोई भी टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसी की जगह कभी कभी हम इंक्वायर का भी यूज कर देते हैं, कभी कभी हम डिमांड का भी यूज कर देते हैं, कभी कभी हम इसी के लिए वांट टू नो का भी यूज कर देते हैं, क्वेश्चन का भी यूज कर देते हैं, एटसेट्रा। जैसा टेंस वैसा इसका प्रयोग हम करते हैं। सर क्लोज एंडेड में हम इस तरीके के ढांचे को जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले इन्वर्टेड कोमास की जगह हम इफ या फिर वेदर का यूज करते हैं। ठीक है मेरे भाइयों। ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए इन्वर्टेड कोमास के लिए ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड है यही अपने आप में कंजंक्शन बन जाता है। ठीक है मेरे भाइयों, यही अपने आप में कंजंक्शन बन जाता है। और जब इन कंजंक्शंस का हम यूज करते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन मार्क की बात नहीं, फुल स्टॉप हम यूज करते हैं। और जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले जो है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से जो पहले है, हम लिखी हुई कंजंक्शन के बाद असर्टिव स्ट्रक्चर को लेकर जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब और आगे की बातचीत, एक फुल स्टॉप अंत में हमें चाहिए होता है। तो इंटेरोगेटिव्स आपके एग्जाम्स में बहुत प्यार से खूबसूरत तरीके से आपको कंफ्यूज करते हैं। पहले सवाल की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। शी आस्क्ड डू यू लाइक चॉकलेट, क्या आपको चॉकलेट पसंद है? तो आप कहेंगे शी आस्क्ड पहले से ही चेंज्ड है, सभी ऑप्शंस में लिखा हुआ है। बाबू कंजंक्शन के लिए हमें इफ वेदर, यहां पर डू, ये मामला गड़बड़ हो गया। आगे हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से डू लाइक, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें लाइक्ड चाहिए, यहां लाइक्ड नहीं, यहां पर भी नहीं, तो करेक्ट आंसर अपने पास बी बॉम्बे बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द टीचर सेड व्हेन विल द एग्जाम स्टार्ट। मेरे बच्चों यहां द टीचर सबसे सवाल पूछ रहा है, व्हेन कंजंक्शन होना चाहिए, इफ गलत हो गया बेटा, आस्क्ड व्हेन, आस्क्ड व्हेन, आस्क्ड व्हेन। अब इसके बाद हमें लिखना होगा सब्जेक्ट को, तो विल अपनी जगह गलत हो गया बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से विल को वुड में हमें चेंज करना है। ठीक है। द एग्जाम वुड स्टार्ट, यहां लिखा द एग्जाम स्टार्ट्स, बिल्कुल गलत हो गया, करेक्ट आंसर यहां बी बॉम्बे सेट हुआ। अब मेरे बच्चों आप लोगों को अगले सवाल के बनाना सीखना है। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे सवाल पूछा, वेयर हैड आई केप्ट, ये बिल्कुल गलत हो गया मेरे बच्चे। यहां पर आई इस मी के अनुसार चेंज हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस के ढांचे में हम लेकर जाएंगे वेयर आई हैड केप्ट द कीज द प्रीवियस डे, है ना, पिछली रात या पिछले दिन मैंने चाबी कहां रखी है। अगला सवाल है द टीचर आस्क्ड, सवाल पूछा है दैट इफ, दोनों बातें अपनी जगह गलत हो गई, दैट को हटाएं। सवाल पूछा है तो इफ कंजंक्शन का काम कर रहा है, इफ आई हैड, अब ये आई किस वजह से आया, अब आप कहोगे सर आई के लिए हम मानकर चलते हैं कि इसने अपनी जगह यहां लिसनर लिखा नहीं, बट वो लिसनर अपने आप में मी ही है। रिपोर्टिंग और पास्ट की वजह से हैड प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है भाई, अब ये 2 सवाल मेरे बच्चों फटाफट से कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट रूल की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ रूल इन द नरेशन। देखिए मेरे बच्चों यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहते कैसे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैं आपको ये कहता हूं वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसको चाहे आज से 50 साल पहले, चाहे 50 लाख साल पहले, चाहे अभी, चाहे आने वाले 50 साल बाद आप इस एक्टिविटी को करेंगे, आप कहेंगे सर इस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। और जिन स्टेटमेंट्स पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता वो स्टेटमेंट पास्ट में भी ऐसी ही इंटैक्ट थी, वो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट में भी ऐसे ही इंटैक्ट है और आने वाले फ्यूचर में भी ऐसे ही रहनी है। तो इसी की वजह से इनका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है ना जी। इसी कैटेगरी में शामिल हो जाती है क्या चीज, कोई भी ऐतिहासिक घटना, क्योंकि ऐतिहासिक घटना, ठीक है ना, एक समय पर दर्ज हो जाती है, उसके बाद फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। गांधी जी ने 1917 में
सत्याग्रह लागू किया, है ना, उस आंदोलन को उठाया। तो ये उसी समय की जो बात है, हमेशा हमेशा के लिए जनरेशन को इसी तरह पढ़ाई जाएगी, समय का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है जी। फिर कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट होती है जो प्रेजेंट से रिलीवेंट होती हैं। प्रेजेंट से रिलीवेंट कैसे होती हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आपके सामने टीचर ने कहा, द टीचर सेड टुडे, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, आई विल गिव यू अ बुक। ठीक है मेरे भाई। अब देखो इस सवाल के अंदर दो जगह पर मैंने आपको फंसाया। इस लिखे हुए सवाल की अगर हम बात करते हैं तो टीचर ने आज कहा, इस आज का मतलब हमें क्या समझ में आता है, आज के अंदर प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। मैं आपके सामने कह रहा हूं आज मैं सुबह 4:30 बजे उठा, तो आज के अंदर ही पास्ट की बात मैंने कह दी। आज मैं आपके साथ टेंस डिस्कस कर रहा हूं, आज के अंदर प्रेजेंट भी आ गया। मैं अगर आपको कहता हूं आज रात मैं किसी से मिलने जाऊंगा, तो आप कहोगे सर आज ही के अंदर फ्यूचर भी छिपा हुआ है। ठीक है ना जी। तो आज उसने कहा है, किसने कहा है, टीचर साहब ने कहा है, तो आप कहेंगे द टीचर और उसके बाद कहेंगे सेड और उसके बाद टुडे को चेंज मत करना, टुडे इज नॉट सब्जेक्टेड टू द रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना। आज उन्होंने कहा है, तो यहां पर दैट, आई स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, कॉमन जेंडर ही, तो आप इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। गिव, यू किसके लिए कहा है, अब यू के लिए यहां अगर लिसनर नहीं है तो भी एज्यूम आपको करना होगा। ठीक है ना। जैसे मैंने यहां पर यू के लिए हिम चेंज कर दिया, आप मी भी चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है ना। इसमें पॉइंट क्लियर। तो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट ऐसी हो जो प्रेजेंट से रिलेटेड है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो अपन उसके टेंस को चेंज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 1, द टीचर सेड प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को नीड है किस चीज की, सनलाइट टू ग्रो। आप कहेंगे सर टाइमलेस स्टेटमेंट है, तो टाइमलेस स्टेटमेंट है तो इसके टेंस को अपन चेंज ही नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो एक ही जगह स्टैटिक है बातचीत। सवाल नंबर 2, ही सेड शुगर डिसोल्व्स इन वाटर। आप कहेंगे सर चीनी पानी में घुल जाती है, कहेंगे सर क्या है ये, अपने आप में एक टाइमलेस स्टेटमेंट है, कभी भी देखो ऐसा ही होता है। ठीक है ना। अब आप में से कोई वो शैतान बच्चा ना सामने आ जाए जो ये कह देगी सर पहले जब चीनी नहीं थी तब पानी में क्या घुल जाता था। मैं कहूंगा कॉकरोच, कैसी बात करते हो यार, हम ह्यूमन कोग्निशन के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। ठीक है ना। गांधी जी ने 1917 से पहले क्या किया क्या नहीं किया, हमें उससे क्या लेना देना, इतिहास ने जो दर्ज कर दिया हम उस चीज पर स्टैटिक रहेंगे। समझ रहे। पहले शुगर नहीं थी तो उससे पहले हम क्या करेंगे, क्या पता हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन में उससे पहले हम कुछ ऐसी चीज यूज करते हैं जो आज हम जानते ही नहीं हो। ठीक है। खैर मेरे बच्चों अगले सवाल की ओर हम चलते हैं आपके लिए। द साइंटिस्ट सेड दैट मेटल्स एक्सपेंडेड व्हेन हीटेड। जब इनको गर्म किया जाता तो ये एक्सपेंड होते हैं। ठीक है भाई। तो आप इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, साइंटिस्ट सेड रिपोर्टिंग में पास होने की वजह से मेटल क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं। ठीक है ना भाई, एक्सपेंड करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहां पर ये क्या है, आप कहोगे सर इसका टेंस क्यों चेंज हो गया। सर इसके टेंस में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों इसके टेंस में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर जब इसको हीट किया गया तो सर हमेशा से इसका रिजल्ट सेम आया। मेरी बात समझ रहे हैं। हीट किया कहा कैसे किया ये एक अलग चीज है, लेकिन इसका जो काम है ये किसी भी टाइम पर हुआ हो लेकिन रिजल्ट हमेशा टाइमलेस रहा, इसीलिए इसको ये तो चेंज हुआ लेकिन इसको चेंज नहीं किया। They said that sound would travel faster in air than in water। ठीक है ना जी। तो वही टाइमलेस स्टेटमेंट होगी। वुड ट्रेवल की जगह आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, ट्रेवल्स, क्योंकि एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है। कोई बच्चा गलती से इसको विल मत कर देना। समझ रहे। कोई बच्चे इसको गलती से विल मत कर देना, क्योंकि जितनी भी हमारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स होती है ना, जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं वो सभी के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। पता चले आप यहाँ इसको विल करके खुश हो जाओ और फिर मैं बोलूं आप लोगों के लिए तारारारा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कंफ्यूज करते हैं, संभल के चलिएगा। अगले कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूं मेरे बच्चा, कंडीशनल क्लॉजेज रूल। ठीक है। अगर कोई भी कंडीशनल क्लॉज जो लिखी होती है इफ से, लिखी होती है इन केस से, लिखी होती है अनलेस से, लिखी होती है सपोज से, या फिर अगर मैं कहूं प्रोवाइडेड से, ठीक है ना जी, ऐसे अन्य और शब्द। ठीक है। टाइम क्लॉज की अगर हम बात करते हैं तो जो लिखा होता है बिफोर के साथ, या मैं कहूं आफ्टर के साथ, व्हेन के साथ, वाइल के साथ, अनटिल के साथ, मेरे बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन सभी की कहानी ये है कि अगर ये प्रेजेंट में लिखे हुए हो तो तुरंत आप इसको पास्ट में चेंज करें, कोई आपत्ति नहीं है। पास्ट में लिखा है तो कृपया इसे चेंज ना करें, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखेंगे अब हम।
क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ही सेड इफ आई फिनिश माई वर्क आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। अब इस यू को लेकर परेशान नहीं होना है, इसने कहीं पर भी किसी भी जगह पर लिसनर लिखा नहीं है, लेकिन इस यू को इसने चेंज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं मेरा बच्चा। यहां पर हमारे सामने प्रेजेंट में लिखी कंडीशन, तो इस विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, हो गया मेरे भाई। इधर से हम रिवर्स में आते हैं तो फिनिश प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो हमारे पास सभी हटकर सिर्फ डी फॉर दिल्ली करेक्ट आंसर बचता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। शी सेड, उसने कहा, व्हेन आई अराइव्ड ही वाज वेटिंग आउटसाइड। तो आप कहेंगे सर जी यहां पर भी एक्शन पास्ट, यहां पर भी एक्शन पास्ट, टाइम क्लॉज हमारे सामने लिखा हुआ है, सब जगह पर सेड दैट लिखा हुआ है, व्हेन के साथ यहां पर बात कही गई है। ठीक है बच्चे, आगे इस आई को शी के अनुसार सब जगह पर चेंज किया गया है। रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट एज इट इज रह जानी चाहिए, ठीक है ना जी, बात समझ रहे हैं। यहां पर क्या लिखा है बेटा, वॉज वेटिंग, यहाँ हैड बीन वेटिंग। आप कहेंगे सर स्टैटिक रह जाना है, टेंस को अपन चेंज नहीं करेंगे गुरुजी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बनाते हैं। ही आस्क्ड इफ इट रेन द नेक्स्ट डे द मैच वुड बी कैंसल्ड। कहेंगे सर यहां पर तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या है, रिजल्ट है। अगर आप कहेंगे तो ये अपने आप में कंडीशनल बताने वाला क्लॉज है, ये अपने आप में मेन क्लॉज है। तो सर जी यहां पर इफ के साथ लिखी गई बात है, तो पहली बात तो ये सवाल नहीं पूछा गया, उसने इस बात को कहा है। अब इसके लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत है, जो कंजंक्शन इन क्लॉजेस को जोड़ने का काम करेगा। तो ही सेड दैट इफ इट रेन, बाकी की बात अपनी जगह सही है, ठीक है। राम सेड दैट एज सुन एज, अब टाइम क्लॉज शुरू हो गया हमारे सामने, ठीक है जी। तो एज सुन एज टाइम की जानकारी दे रहा है, ही गॉट द न्यूज ही हैड इन्फॉर्म्ड मी। अब देखो कितनी प्यारी सिंपल सटीक टू द पॉइंट बातचीत है। तो आप कहेंगे सर जैसे ही उसको न्यूज मिलेगी ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, या तो इन्फॉर्म मी कर दीजिए या फिर आप यहां पर ही वुड इन्फॉर्म मी, ठीक है। जैसे ही उसको खबर मिलेगी, न्यूज मिलेगी, वो तुरंत मुझे सूचना देगा, ठीक है जी। तो दोनों में से कोई भी पॉइंट को आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, फटाफट से होमवर्क में बनाकर दिखाएंगे। नंबर 6 की तरफ जो इंपैरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसके अंदर हम किसी को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस सब कुछ देते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे सामने स्पीकर होती है, रिपोर्टिंग वर्ब लिसनर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से सामान्यतः ये सेंटेंस शुरू होता है। तो कंजंक्शन के लिए हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद एसर्टिव स्टेटमेंट, बट यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए हम इस इन्वर्टेड कोमास के लिए इन्फिनिटिव को फ्रेम करते हैं। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नोट टू के साथ हम नेगेटिव इन्फिनिटिव फ्रेम करते हैं, समझ रहे हैं। अगर नेवर लिखा हुआ है तो नेवर के साथ हम इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमें कभी कभी रिक्वेस्ट वाली फीलिंग देखने को मिलती है, तो रिक्वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ना तो प्लीज को और ना ही हम कहें काइंडली को हम यूज नहीं करते मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये सुपरफ्लूअस कैटेगरी में आता है। अगर इसी तरीके से हम किसी नेगेटिव वर्ब को यानी कि फॉरबिड कर देना, ठीक है ना, किसी चीज को मना कर देना, तो ऐसे मामले में अपन नोट का भी यूज नहीं करते हैं। तो ये बहुत प्यारे सवाल है, एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट प्लीज हेल्प मी विद दिस असाइनमेंट। देखो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को पकड़ो, रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से इस दिस को हमें दैट में चेंज करना है। अब यहां कहीं पर भी दैट नहीं है मेरे प्यारे नन्हे बच्चों। दिस को हम दैट में तब चेंज करते हैं जब हम किसी भी स्पेसिफिक चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो फिजिकली सामने है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन इसकी वीक फॉर्म द को भी यूज कर लेता है, जो अपने आप में इनएनिमेट होता है। इनएनिमेट का मतलब लाइफलेस, ठीक है जी। तो उस चीज को अगर हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो दिस को दैट की जगह हम द के साथ लिख सकते हैं, इसकी वीक फॉर्म होती है। वही काम इसने यहाँ पर सभी ऑप्शंस में किया है। हाँ मेरे बच्चों, टू हेल्प हर सब जगह पर लिखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है। अब मेरे बच्चों यहाँ पर प्लीज की बात अगर कही है तो प्लीज के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑर्डर पर नहीं, एडवाइस नहीं, सजेस्टेड पर नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे बेटा, बिल्कुल सीधी सीधी बात रिक्वेस्टेड पर जाएंगे। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। द मैनेजर सेड टू द असिस्टेंट प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से पहले दिस को दैट में चेंज करेंगे, ठीक है जी। दैट अपनी जगह चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई इसने यहाँ पर सेड टू को प्रिपेयर के साथ जोड़ा है, तो सर रिक्वेस्ट की तो बात ही नहीं होगी। भाई मैनेजर अपने असिस्टेंट को सर रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा, है एडवाइस और सजेस्ट भी नहीं करेगा, ऑर्डर करेगा। तो ऑर्डर करने की बातचीत के साथ चलेंगे। सर मैनेजर सीनियर है, असिस्टेंट जूनियर है। चलिए मेरे बच्चों 2 सवाल बनाकर देखते हैं। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू रिमेन देयर टिल आई कम बैक फ्रॉम द मीटिंग। अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो क्या होगा मेरे बच्चे, रिक्वेस्ट किया अपने दोस्त को, इन्फिनिटिव से बात हुई यानी कि इंपेरेटिव का इनडायरेक्ट स्पीच है।
देयर, हेयर को देर में चेंज किया क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट थी। टिल के साथ यहां टाइम क्लॉज शुरू हुआ, तो ये तो रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट होने की वजह से पास्ट में जाना चाहिए, बात खत्म हो गई। ठीक है जी, ठीक। सवाल नंबर 4, द कोच एडवाइज टू अस, क्या लिखा है, नॉट टू बी लेट फॉर द प्रैक्टिस। सर कोच हमारा स्पीकर है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके साथ लिसनर सीधा सीधा लिखा जाता है, इसके साथ टू लिखना अपने आप में सुपरफ्लूस होता है। इसके साथ 2 क्वेश्चंस फटाफट से बनाकर दिखाएंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट लेट को लेकर कंफ्यूज हमें करता है कई बार एग्जामिनेशन में। जब हम सजेशन की या प्रपोजल की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी भी लिखे हुए लेट वाले सेंटेंस का जो भी, देखो लेट के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, इसके साथ लिखते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो बेटा जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे बदलने का काम करते हैं तो लेट के लिए हमने सजेस्टेड या प्रपोजल लिख लिया, ठीक है जी। अगर इसके बाद लिसनर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अगर इनके बाद लिसनर है तो हम इसके साथ प्रेपोजिशन टू लगा देते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज, शुड या फिर प्रेजेंट सब्जंक्टिव, या तो हम शुड के साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं या सीधी सीधी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं, प्रेजेंट सब्जंक्टिव में इसको लेकर चले जाते हैं। अब मेरे बच्चों अगर परमिशन या कमांड का भाव हमें देखने को मिले तो हम लेट को हटाकर उसकी जगह अलाउड या परमिटेड जैसी वर्ब्स का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना जी, लंबी बात है लेकिन सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। कहता है द मीडिएटर सेड लेट अस रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच के मुद्दे को, बहस को, झगड़े को रिजोल्व कर लेते हैं। यहां पर मीडिएटर विश्ड कोई सेंस नहीं है, सजेस्टेड चल जाएगा, सजेस्टेड चल जाएगा, ऑर्डर्ड की भी बात नहीं है। दैट दे माइट गलत हो गया, शुड सजेशन की कैटेगरी में जा रहे हैं तो अपन शुड की तरफ जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ और परेशानी की बात नहीं है। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं मेरे बच्चों। शी सेड लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, यहां पर परमिशन देने की सेंस जनरेट है, परमिशन देने की सेंस है ना, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, बच्चों को गार्डन में खेलने दो। शी सेड लेट द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, तो यहां अलाउ करने की बात है, तो सर सजेस्टेड की बात अपनी जगह नहीं है, लेट बिल्कुल भी नहीं आएगा, शी अलाउड, आगे लिखा द चिल्ड्रन, तो अब इसके बाद हम इस प्ले को प्लेइंग तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना, हमें इसे इन्फिनिटिव की तरफ लेकर जाना होगा, तो ये आपके लिए बेहतरीन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। द टीचर अलाउड द स्टूडेंट्स टू सबमिटिंग, अब देखो कितनी छोटी सी गलती यहां पर कर दी है, क्या अलाउ किया गया है, लेट की वजह से यहां इन्फिनिटिव की तरफ हमें जाना होगा, टू सबमिट देयर असाइनमेंट। अब ये देर किसके लिए यूज हुआ मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स के लिए, द नेक्स्ट डे, खत्म हुई बात। सवाल नंबर 4, दे सजेस्ट दैट, अब सर ये प्रेजेंट में लिखी हुई रिपोर्टिंग वर्ब है, दैट वी शुड, आगे लिखा, यहां पर वी लिखा है, वी की कंफ्यूजन से थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे, लिखा है वी शुड डिस्कस द प्रोजेक्ट द नेक्स्ट डे। अब द नेक्स्ट डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो सजेस्ट नहीं, यहां पर हमें सजेस्टेड लिखना पड़ेगा, तभी ये जाकर प्रैक्टिकल बात बन जाती है। ठीक है जी, तो चलिए मेरे बच्चों ये 2 क्वेश्चंस फटाफट से होमवर्क में बनाकर दिखा दीजिएगा, अच्छा लगेगा दिल से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं मेरे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विश या इमोशन की जब हम रिपोर्टेड स्पीच में बात करते हैं तो सामान्यतः हम लिखे हुए सेंटेंस में इंटरजेक्शन देखते हैं जिसको फीलिंग सजेस्टिव वर्ड्स के साथ हम चेंज कर देते हैं, जैसे ओह, वाओ, हुर्रा, आउच, ऐसे शब्दों को हम रिलेटिवली चेंज कर देते हैं। आगे हमारे सामने इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। अब रिपोर्टेड स्पीच का जो ढांचा है वो असर्टिव स्ट्रक्चर में बदल जाता है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे भाई, इसमें से हम हटा देते हैं अगर क्वेश्चन वर्ड से बना हुआ कोई भी हमारे सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो मेरे बच्चों चलो इसी बात के साथ कुछ क्वेश्चंस पर भी काम कर लेते हैं, बड़े मजे से बनाएंगे हम क्वेश्चन को। सवाल नंबर 1 हमें कहता है शी सेड फी यू बिट्रेड माई ट्रस्ट, फी का मतलब छी, छी का मतलब कंटेम्प्ट, घृणा दिखाने की कोशिश करता है, पछतावा दिखाने की कोशिश करता है, सरप्राइज नहीं, दुख नहीं, एंगर, रिग्रेट, इन दोनों के नजदीक चलते हैं। आई हैड बिट्रेड हर ट्रस्ट, सारी बात ठीक है, तो सर रिग्रेट की तरफ हम जाएंगे ना कि एंगर। ठीक है जी, सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ही सेड व्हाट अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, कितनी अच्छी बढ़िया प्रेजेंटेशन है, तो सर ये वाली बात तो जॉय दिखाएगी, वंडर, जॉय, सरप्राइज। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं क्या लिखने की कोशिश है मेरे बच्चे। दैट कंजंक्शन यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, आगे लिखा है इट, उसके बाद इट वॉज। अब यहां पर लिखी है क्या चीज, कोई भी वर्ब नहीं लिखी है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि किस वर्ब को लेकर ये जस्टिफिकेशन हमें दी गई होगी। तो सर यहां हैड बीन तो तब आएगा जब ये कंप्लीटेड सेंस कही गई हो, ठीक है ना, तो फिलहाल के लिए हटाया हमने।
आगे हमने देखा इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, और यहां पर लिखा है इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। तो मेरे भाई यहां इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, फैंटास्टिक किस पॉइंट को कहता है? अचंभे की बात नहीं कहता, जॉय की बात को कहता है। उसे खुशी यहां पर बताने का काम किया है कि प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी है, तो यानी कि खुशी है, अचंभा नहीं है उसको इस बात पर। क्वेश्चन एरर बेस्ड बनाते हैं, ही विश्ड दैट ही टेक द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रोड। ठीक है जी। तो अब यहां पर आप क्या कहेंगे? उसने इस बात की इच्छा जाहिर की क्या, कि अगर उसने इस चांस का फायदा उठाया होता, ही हैड टेकन द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी अब्रोड, शी सेड विद सोरो, दुख के साथ उसने कहा। जब दुख की बात कह दी तो इस इंटरजेक्शन की ही जरूरत नहीं है, यहां से आप लोगों को अल्लाह को रिमूव करना पड़ेगा। आगे शी वाज सॉरी शी कुडंट, ये सारी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। दो क्वेश्चंस हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बनाकर दिखाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, रूल नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर 9 पर। मस्ट को लेकर एग्जामिनेशन अलग अलग चीजें हमें बताने का काम करता है। कैसे अलग अलग चीजें बताने का काम करता है मेरे बच्चा? मस्ट अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तक ही सीमित रहता है तो हम इसके पास्ट की तरफ जाने के लिए इसको हेड टू में कन्वर्ट करते हैं। अगर ये फ्यूचर रेफरेंस जनरेट करता है यानी कि भविष्य में होने वाली बात को, तो ये वुड हैव टू के साथ हमें कन्वर्ट करना होता है। और कोई ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिले जो टाइमलेस है, यानी कि पास्ट में भी और हमें प्रेजेंट में भी और हमें फ्यूचर में भी एक जैसे ही लेवल पर ये देखने को मिले, तो मेरे भाई इसे हम मस्ट एज इट इज रखते हैं। इसे हम कहते हैं ये एक तरीके की ओब्लिगेशन को अगर बताने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ही सेड आई मस्ट फिनिश द रिपोर्ट येस्टरडे। अब मेरे बच्चा यहाँ येस्टरडे की बात कही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है, येस्टरडे की बात कही गई है तो येस्टरडे के अनुसार हम मस्ट को हेड टू की तरफ लेकर जाएंगे। ये भी गया, ये भी गया। सेड दैट ही हैड टू फिनिश द रिपोर्ट येस्टरडे को भी तो चेंज करेंगे मेरे भाई, तो ये भी करेक्ट आंसर हो गया। द टीचर सेड यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो आप ये क्या कहेंगे? एक तरीके की टाइमलेस ओब्लिगेशन है। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? तो इस पॉइंट से अगर हम जानने का काम करते हैं, सब जगह सेड है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट है। यू किसके लिए यूज किया गया, उसे चेंज ही नहीं किया है, कोई डरने की बात नहीं है। हमें इन 4 चॉइसेस से बाहर नहीं जाना है। ठीक है भाई। तो हैड टू नहीं, वुड हैव नहीं सर, वुड रिस्पेक्ट यहाँ मस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया मेरे भाई। हमारे सामने इस मस्ट को टाइमलेस कैटेगरी में लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसी ओब्लिगेशन है जो हमेशा हमेशा के लिए किसी को निभानी पड़ती है। ठीक है, तो जो ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जो हमेशा के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो अपन उस चीज को क्या कर रहे होते हैं? लॉजिकल कंक्लूजन कैटेगरी में भी नो चेंज है ना, मस्ट विल रिमेन मस्ट। अब इन 2 क्वेश्चंस को और बना लेते हैं मेरे बच्चों। क्या कहता है सवाल नंबर 3? द कोच टोल्ड के साथ टू नहीं आता है, ठीक है ना जी। आगे लिखा है द प्लेयर्स दैट दे मस्ट प्रैक्टिस रेगुलरली, तो वो तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक जा रहा है। यहां पर आपको सिर्फ टोल्ड लिखना है। दूसरी बात मेरे भाई, यहां प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में फर्क समझ लेते हैं। ये प्रैक्टिस एक वर्ब होती है, ये लिखा हुआ प्रैक्टिस एक नाउन होता है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इस सीई को ही आप वर्ब और नाउन दोनों तरह यूज करते हैं। फिलहाल मैं इसको ठीक कर देता हूं क्योंकि ये कंप्यूटर जब भाषा को चुनता है तो ये अमेरिकन इंग्लिश को ही उठा लेता है। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। शी सेड दैट शी हैज टू फिनिश हर होमवर्क टू दैट डे, कोई दिक्कत नहीं है सर, सेड अपनी जगह ठीक है। रिपोर्टिंग व पास्ट होने की वजह से यहाँ पर मस्ट को आप पास्ट में लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हेड टू मार्क करना पड़ता है। अब ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आपको बनाने हैं मेरे बच्चों, और इसी बातचीत के साथ आप लोगों के लिए मोहब्बत भरा काम जो आपको करना है, आज से 30 मिनट्स की बेस्ट रिवीजन की सारी क्लासेस को रिवाइज करना है, बिल्कुल एक भी क्लास को नहीं छोड़ना। कई बार क्या होता है, हम किसी क्लास को जब देख रहे होते हैं तो वो हमें अच्छे से बन जाती है, समझ आती है और लगता है यार इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी क्लास को जब दोबारा देखते हैं तब कहते हैं यार ये तो चीज मैं भूलता जा रहा था, चलो अच्छा रहा सर ने हमें याद दिला दिया। सर आपको रिवाइज करनी है टॉप 50 टॉप 100 के जितने भी सेशंस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं, सारे सेशंस आपके लिए कंपलसरी हैं। आपको वन शॉट जो सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं एग्जाम से पहले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए भाई, छोड़ना नहीं है। और ये दिल जो आप लोगों का है ना, इस दिल को मेरे लिए थोड़ा सा कमेंट्स में जरूर छोड़ के जाइएगा। अच्छा लगता है यूं मेहनत करना और आपसे आपके दिल को जीतना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय एवरीवन, टेक केयर।